देखिए बेटा इधर आपकी बेटा सेकेंड यूनिट नेशनल इनकम हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो नोट्स मिलेंगे आपको बेसिकली चैप्टर वाइज नहीं होंगे, ये पूरा यूनिट ही है आपका नेशनल इनकम, जिसमें 2 चैप्टर्स आपके थ्योरी है और एक क्या है आपका फिर प्रैक्टिकल चैप्टर है। आपको पूरे सेशंस लिखवा रखे हैं किस किस तरीके से ये होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम, लेकिन जो इसकी थ्योरी है बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए क्या है कंपलसरी है, क्योंकि आपको टर्म्स अगर नहीं पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे इसके। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका, क्योंकि ये मैक्रो का पार्ट है हमारा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो आपने पहले 11th में भी पढ़ा था बेटा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो कि किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को एज अ होल यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे ना लेके क्या करती है, पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे कह सकते हो एज अ होल लेके चलती है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं सिर्फ इंडिया के अंदर एक रिलायंस इंडस्ट्री को स्टडी करूंगा तो वो क्या है, मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम हो गई। और अगर मैं ये देखता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, तो वो किसकी प्रॉब्लम हो गई, हमारी मैक्रो के अंदर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकस ऑन हाउ जनरल इकोनॉमिक्स मार्केट और अ डिफरेंट सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल बिहेव। देखो माइक्रो के अंदर जो हम पढ़ते थे 11th स्टैंडर्ड में, वो पढ़ते थे बेटा हम इंडिविजुअल लेवल पे छोटी छोटी चीजों का, एक दुकान के बारे में, एक फर्म के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पूरे के पूरे समाज के बारे में, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में। Macroeconomics concentrate on the phenomenon like inflation, price level, rate of economic growth, national income, GDP, change in unemployment, यानी ये पूरे के पूरे देश में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डील करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी बिहेव, जो कि ये देखती है कि पूरी की पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरीके से बिहेव करेगी। अब देखिए यहाँ लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वी स्टडी द ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट ऑफ द सिस्टम। देखिए आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे माइक्रो की, और यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्रो की, तो चेंज क्या आता है, माइक्रो का जो डिमांड था मैक्रो का वो यहाँ पे बन गया एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे हम पढ़ते थे किसी भी फर्म या इंडिविजुअल लेवल की इनकम, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी नेशनल इनकम। यहाँ पे हम पढ़ते थे कि किसी भी एक इकोनॉमी के या किसी भी एक कंपनी, किसी भी एक फैक्ट्री का क्या प्रोडक्शन है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि पूरे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है। यानी जो इंडिविजुअल लेवल पे चीजें आप माइक्रो में पढ़ के आए हो उसी को किस में कन्वर्ट कर दोगे अब आप, एज अ होल पूरी की पूरे देश के बारे में, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाएगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइमरी फोकस क्या था, माइक्रो लेवल इकोनॉमिक बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, लार्ज स्केल इकोनॉमिक सिस्टम एंड फिनोमेनन, फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी पढ़ा है आपने लार्ज स्केल, यानी ये हर चीज को किस पे पढ़ती है, लार्ज स्केल पे पढ़ती है। अकॉर्डिंग टू द केई बाउल्डिंग, हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक सिस्टम, सी बाय स्टडिंग ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट्स। which of the following is the key phenomenon that macroeconomics concentrate on, इन्फ्लेशन। ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एक चीज हो गई, सिर्फ कंज्यूमर प्रेफरेंस एक पे आ गया, हमें लेना है मैक्रो में तो क्या आ गया, इन्फ्लेशन, यानी पूरे भारत के अंदर कितना इन्फ्लेशन आ। व्हाट डज जीडीपी मेजर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी किस चीज को निकालता है, टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ। इन मैक्रो इकोनॉमिक व्हाट डज द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेफर, पीपल नॉट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, पीपल हु हैव रिटायर्ड, पीपल एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट बट अनेबल टू फाइंड। ठीक है, यानी जो लोग काम कर सकते हैं, ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा, वो सारे इसके अंदर काउंट होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका, ठीक है, इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ से ना आप कुछ टर्म्स पढ़ोगे जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और 100% एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके, 100% मतलब आएगा ही आएगा क्वेश्चन कोई ना कोई।
बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है बेटा यहाँ पे कि गुड्स किसे कहा जाता है। तो कहता है गुड इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट, नेचुरल और मैन मेड और सर्विसेज रेंडर्ड दैट कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो सर्विस हो, कोई भी आर्टिकल हो, जिसका मार्केट में कोई ना कोई एक प्राइस निर्धारित है, जिस पे आप उसे खरीदते हो या बेचते हो, वो क्या कहलाएगा आपके लिए? गुड्स कहलाएगा। टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? गुड्स की पहचान क्या होती है? गुड्स इंक्लूड बोथ फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होगा बेसिकली? आप किताबें खरीद रहे हो एजुकेशन के अंदर, ज्योमेट्री बॉक्स खरीद रहे हो, रजिस्टर खरीद रहे हो, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? सर्विस है। तो ये कौन सी है? इनविजिबल है, क्योंकि पढ़ाना दिखेगा नहीं ऐसे, लेकिन क्या होता है? एक इनविजिबल सर्विस में काउंट होता है। इट कमांड अ प्राइस इन द मार्केट, और हर इस चीज का क्या होता है बेटा? मार्केट के अंदर एक प्राइस निर्धारित होता है। नोट द गुड विच कमांड अ प्राइस इन द मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक गुड। कोई भी ऐसा गुड जिसका मार्केट में कोई ना कोई कीमत है, उसे किस नाम से जानते हैं हम? इकोनॉमिक गुड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आता है बेटा कंज्यूमर गुड्स। तो कहता है कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स बॉट फॉर द कंजप्शन बाय अ कंज्यूमर फॉर देयर ओन यूज एंड नॉट फॉर एनी फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली देखो कंज्यूमर गुड्स क्या कहलाएगा, ये ना बहुत, आप ये लगा लो अभी कंफ्यूजन भी होगी अभी आपको, कि बहुत बारीक सी एक लाइन होती है इसके बीच के अंदर। क्यों? कंज्यूमर गुड्स क्या है कि हम में से कोई दुकान पे जाता है, ब्रेड खरीद के लाता है, बटर खरीद के लाता है, मिल्क खरीद के लाता है, तो वो क्या बन जाएगा? कंज्यूमर गुड्स। रीजन बिहाइंड कि वो जो चीज मैं खरीद के ला रहा हूँ बेटा, अपने कंजप्शन के लिए लेके आ रहा हूँ मार्केट में, मेरे को उसको आगे ना तो सेल करना है, ना मैंने उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। ठीक है। Consumer goods are also known as the final goods and are the outcome of the production and manufacturing, and what a buyer will see stocked on the store shelf. Clothing, food, jewelry are some example of a consumer। देखो, कोई भी गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी कहलाता है और फाइनल गुड्स भी कहलाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया? किसी भी चीज को बेटा मैं फाइनल गुड्स कब कहूंगा? जब मैं उसको लाके डायरेक्टली क्या करूंगा? कंज्यूम करूंगा। अभी ना एक टर्म आया आपके सामने यहाँ पे, क्या कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ध्यान से सुनना अब यहाँ पे। मैंने अभी आपको बताया कि मैं ब्रेड लेके आया, ठीक है, मैंने घर पे यूज कर ली, वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में कब काउंट होता? कि एक कोई हलवाई है, वो जाता है, ठीक है, वहां से वो क्या लेके आता है? ब्रेड लाता है, उसके ब्रेड पकोड़े बनाएगा और मार्केट में उसे बेचेगा। तो किसी भी चीज को और कन्वर्ट करके जब आप उसे मार्केट में बेचने के लिए बनाते हो, तो वो बन जाती है आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर आप गुड्स लाते हो और किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लाते हो, तो वो कंज्यूमर या फाइनल गुड्स नहीं होगा। तो फाइनल और कंज्यूमर गुड्स में एक बारीक लाइन सिर्फ यही है। अगर आपको इसी की लैंग्वेज बताऊं ना, तो डिपेंड करता है कि कोई गुड्स कंज्यूमर गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स होगा या इंटरमीडिएट, सिर्फ और सिर्फ उसके एंड यूज पे। एंड यूज का मतलब क्या है? उसे आखिर में कौन यूज करने वाला है। अगर मैं लाके डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर लूंगा तो वो फाइनल गुड्स है। ठीक है। अब देखो ब्रेड की बात हुई, ब्रेड तो ना तो हलवाई बना रहा ना मैं बना रहा, समझना बात को। लेकिन एक ब्रेड ही क्या हो गई मेरे लिए? क्या बन गया? वो फाइनल गुड्स, क्योंकि मैंने लाके डायरेक्टली यूज कर लिया। हलवाई के लिए क्या बन गया बेटा? वो इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। क्यों? क्योंकि अभी वो लाके उसमें कुछ चीज ऐड करेगा और उसको प्राइस में बेचेगा मार्केट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल, useful for more than a 3 years, non-durable, useful for less than a 3 years, pure services, consumed immediately as they are produced. For the purpose of marketing, consumer goods can be divided into different categories based on the buyer behavior, how behavior shop them and how frequently they shop for a consumer goods. देखो consumer goods अभी दो चीजों में कन्वर्ट करा है यहाँ पे, एक था आपका कौन सा? ड्यूरेबल, और एक था कौन सा? नॉन ड्यूरेबल। इसको ना इतनी लैंग्वेज में ना जाके सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप लाते हो 1 साल से ज़्यादा के लिए चलती है, 3 साल भी छोड़ दो, 1 साल के ज़्यादा के लिए आप उसे यूज़ कर पाते हो, वो सारी क्या कहलाएँगी? आपकी ड्यूरेबल। जैसे आप वॉच खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो, ये सब किसमें आ जाएगा? ड्यूरेबल के अंदर आ जाता है। नॉन ड्यूरेबल कौन-सी होती हैं? जिनका लाइफ स्पैन क्या होता है? थोड़ा कम होता है, जो फ्रीक्वेंटली आपको क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी पड़ती है कुछ टाइम के बाद, वो क्या है? आपकी नॉन ड्यूरेबल है। अब कहता है कि गुड्स को ना हमने 2 पार्ट्स में और डिवाइड करा है, एक है बेटा कैपिटल गुड्स और दूसरा क्या है? अभी आएगा कंज्यूमर, देखते हैं आगे। Capital goods are a physical assets that an organization uses in the process of production to manufacture product and services that consumer will use later. Capital goods आप पहले भी पढ़ चुके हो, देखो कई जगह पे। Capital goods कहा किसे जाता है? वो गुड्स जिनकी मदद से मैं आगे प्रोडक्शन करता हूँ, वो सारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है ना, कहता है कैपिटल गुड्स वो असेट्स होती हैं जिससे हम आगे क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
किसके लिए करते हैं? कंज्यूमर ताकि उस चीज को यूज कर सके। कैपिटल गुड आर आल्सो known as a tangible goods as they are physical in nature. It involves building, machinery, equipment, vehicles, tools, etc. Capital goods are not finished goods, rather they are used to make a finished goods. देखो यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेटा, देखो मशीनरी, टूल्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर, ऑफिस, ये सारे के सारे अपने आप में फिनिश गुड्स नहीं है। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? देखो आज की डेट में आप जितना भी कुछ यूज कर रहे हो ये सारा का सारा किसके ऊपर बनता है भैया? मशीन से बन रहा है। ए टू जेड कुछ भी उठा लो आप, खाना पीना कुछ भी उठाते हो, सब किससे बन के आ रहा है? मशीन से। तो मशीन जो है वो क्या है? आपका कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो किस लिए यूज हो रही है बेटा? फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज हो रही है। अब इसके बाद आता है कैपिटल गुड्स का सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, कि सर कैपिटल गुड्स के अंदर अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि ये कैपिटल है या नहीं है, तो कोई भी ऐसा गुड्स, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। पहला, कैपिटल गुड्स की पहचान बेटा ये है कि वो महंगे होते हैं, ठीक है? उनको आप फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली क्या कर सकते हो? कई बार यूज कर सकते हो आने वाले कई सालों तक। तीसरा, उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि वो फिक्स्ड असेट्स होती है हमारी, लंबे समय तक चलती है हमारे पास। ठीक है, देखो लिखा है a reduction in the monetary value of fixed assets due to wear and tear caused by a continuous use or any other reason is known as a depreciation. Depreciation पहले समझ लो, स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले। डेप्रिसिएशन का मतलब बेटा मैंने इनको जैसे बेसिक समझाता हूं मैं, कि आप सपोज करो कोई फोन लेके आया, अभी आप ट्यूशन आने से पहले एक फोन परचेज करके लाए 20,000 रुपए का, ठीक है? अब आप दुकान से बाहर आ गए, अब आप उसे फोन को बेचना है आपने, तो जब बेचोगे तो क्या वो 20 का बिक जाएगा? अब नहीं बिकेगा। अगर आप उसे 1 महीने बाद बेचोगे तो ज़्यादा का बिकेगा और कम का बिकेगा और कम का। 1 साल बाद बेचोगे तो और कम का। यानी कि जैसे-जैसे टाइम बीतता चला जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, ठीक है? उसी को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अब डेप्रिसिएशन के रीज़न्स क्या-क्या होते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि कोई चीज़ यूज़ हो गई या पुरानी हो गई इसी वजह से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी गाड़ियाँ जितनी भी हैं उसके ऊपर अच्छी खासी सेल चल रही है। रीज़न, क्योंकि मॉडल पुराने हो जाएँगे, 2025 स्टार्ट हो गया, 2024 की जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं सब पे ढाई 3 लाख रुपए का क्या मिलेगा आपको? ईज़िली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या हुआ? सिर्फ मॉडल चेंज होने की वजह से हुआ, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ की प्राइस में गिरावट आती है, उसे क्या बोला जाता है बेटा? यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है? इसके बाद आता है फाइनल गुड्स। Final goods are those goods that do not require further processing and are ready to use. These goods are also called a consumer goods and are manufactured for the purpose of direct use by the end consumer. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ये। तो फाइनल गुड्स ही क्या होते हैं? आपके कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। कोई भी ऐसा गुड्स, अब फाइनल कैसे काउंट करोगे आप? इसकी ना जो नॉर्मल शब्दों में डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री से बाहर आ चुका है। प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री से, देखो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है कि आप रॉ मटेरियल डालोगे, ठीक है? सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या करा, ब्रेड बनानी थी, सबसे पहले आपने मैदा लिया, मैदे को आपने मशीन में डाला, जो भी उसमें ऑयल-वॉयल डलेगा वो जाएगा, कन्वर्ट होगा, फिर उससे ब्रेड बन के आएगी। तो जब उसने ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, तो इसे बोलेंगे कि हम उसने प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी की पूरी क्या कर ली बेटा? अपनी कंप्लीट कर ली। तो इस प्रोसेस से जो चीज़ बाहर आ जाती है, यानी इससे आगे अब इसका कुछ भी नहीं होना, तो वो किसके लिए कहलाती है बेटा? फिर आपकी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है? अब देखो यहाँ लिखा है, in a nutshell, final goods are products that are manufactured by the company for a consumption by the consumer in the coming time. These goods aim to satisfy the need or want of a consumer. एग्जाम्पल समझ लो बस आप यहाँ पे, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे टेलीविजन, मिल्क, रेडी टू ईट फूड्स, मेडिसिन एक्सेट्रा. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ गुड्स that are bought by the organization for the investment purpose or for the formation of a capital. तो इसमें बेटा सारी की सारी वो चीजें हो जाती हैं जो हमारे काम के लिए आती हैं या हमारे यूज के लिए आती हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? आपकी फाइनल गुड्स कहलाएंगी। फाइनल गुड्स कैन बी डाइवर्सिफाइड इनटू दो कैटेगरीज हैं इसकी, बाइंग हैबिट और ड्यूरेबिलिटी। अभी ऊपर पढ़ा था आपने ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर intangible as they cannot be physically touched, but they provide satisfaction to the buyer. They are variable and individual. For example, saloon service, automobile repair service, etc. देखो जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी इनविजिबल में आएंगी, चाहे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, एडवोकेट्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? सर्विस वाले कहलाते हैं।
तो ये सारी की सारी किसमें आएंगी, आपकी सर्विसेज में आती हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या है, मैंने अभी आपको बताया भी था बेटा, नॉन ड्यूरेबल उस गुड्स को कहा जाता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे यूज नहीं करते। एग्जाम्पल मिल्क, बेवरेजेस एक्सेट्रा। बेवरेजेस में सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो खाने पीने का जो जितना सामान है वो सारा किसमें आता है, आपका नॉन ड्यूरेबल के अंदर आता है। ड्यूरेबल कौन सा है, ड्यूरेबल गुड्स विद अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ देन द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फॉर एग्जांपल कार, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब ये वाला जरा ध्यान से समझना, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट यूज में एक ही लाइन का फर्क है, एंड यूजर। ठीक है, लाइन भी नहीं है, एक वर्ड का फर्क है, सिर्फ एंड यूजर कौन है। किसी के लिए एक सेम गुड्स फाइनल गुड्स बन सकता है, और वही गुड्स सामने वाले के लिए क्या बन सकता है, इंटरमीडिएट भी बन सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कहता है इंटरमीडिएट गुड्स इज अ गुड यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स और अ फिनिश गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। कहता है इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिससे हम आगे क्या बनाते हैं बेटा, फाइनल गुड्स बनाते हैं कंज्यूमर को बेचने के लिए। Intermediate goods like salt can be finished product as it is consumed directly by the consumer and can be used by the producer to produce other food product। तो देखो नमक एक ऐसी चीज है बेटा, डायरेक्टली हम घर पे भी यूज कर सकते हैं, और एक प्रोड्यूसर अपने क्या कर सकता है, कोई भी उसकी दुकान है वहां पे भी उसका यूज कर सकता है किसी और चीज को बनाने के लिए। These are sold between industry for the resale or the production of other goods। These goods are also called the semi-finished product as they are used as the input to manufacture the finished product। देखो जितने भी आपके इंटरमीडिएट गुड्स होंगे ना, उसे इंटरमीडिएट कहा ही क्यों जा रहा है, क्योंकि वो क्या होते हैं बेटा, सेमी फिनिश्ड होते हैं, यानी उससे आप अभी आगे कुछ यूज कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल नमक का ही उठा लो, नमक को डायरेक्टली क्या करोगे आप, चम्मच भर के नमक तो नहीं खा सकते, ऑब्वियस सी बात है, उससे सब्जी बनाओगे, कुछ बनाओगे, तो ये किसमें आ गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, चीनी का तो एक बार को है, चलो एक चम्मच चीनी खा ली, 2 चम्मच, लेकिन उसे भी फ्रिक्वेंटली कटोरी भर के नहीं खा सकते, उसका भी कुछ ना कुछ बना के खाओगे। तो ये सारे इसीलिए किस कैटेगरी में रखे जाते हैं बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, while calculating GDP, important point, while calculating GDP, economists use the value added method for intermediate goods to make sure that they are not counted twice, once when they are purchased and once when the final product is sold। एग्जाम्पल समझना, एक्चुअल में ना जब हम जीडीपी निकालेंगे या नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम सिर्फ किसकी वैल्यू लेते हैं बेटा, यहाँ पे फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। किसकी लेते हैं, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में, ध्यान से समझना। एक बेटा शर्ट मैन्युफैक्चरर है, शर्ट में सबसे पहले क्लोथ, बटन, स्टिचिंग, पैकिंग, ठीक है, सपोज 200, 50, 150, 200, 200, 400, ये टोटल आ गया। अब इस शर्ट का फाइनल प्राइस कितना है यहाँ पे, 450। तो नेशनल इनकम काउंट ये कहता है कि आप किसको लो, इस 450 को ले लो। क्यों, अगर आप इस 450 को भी लेते हो और प्लस में आप क्या करते हो, क्लोथ को भी अलग से लेते हो, बटन को भी अलग से लेते हो, इसको भी, यानी आप इंटरमीडिएट गुड्स भी अलग से काउंट कर रहे हो और फाइनल गुड शर्ट भी अलग से काउंट कर रहे हो, तो ये हो जाएगी डबल काउंटिंग। क्या हो जाएगी, यानी 450 आपने वहां भी ले लिया और इंडिविजुअल लेवल पे लेके 450 आपने वो भी ले लिया। तो शर्ट एक्चुअल में 450 की थी, लेकिन नेशनल इनकम कितने से शो होगी आपकी, 900 रुपए से शो होगी। इसे बोला जाएगा डबल काउंटिंग। इसीलिए नेशनल इनकम काउंट करते हुए हम इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं लेते, हम सीधी कौन सी वैल्यू लेते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि उसमें सारी की सारी इंटरमीडिएट ऑलरेडी ऐड होती है। ठीक है, तो यही चीज इसको आपको यहाँ पे समझाई गई है कि जब जीडीपी काउंट होता है तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हैं, अभी फॉर्मूले में दिखाऊंगा आपको क्या करेंगे वहां पे। कहता है देयर आर नॉर्मली 3 चॉइसेस फॉर द यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कहता है इंटरमीडिएट गुड्स को नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, अ प्रोड्यूसर में प्रोड्यूस एंड यूज देयर ओन इंटरमीडिएट गुड्स। या तो मैं इंटरमीडिएट गुड्स को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, मतलब चीनी, चाय पत्ती, ये सब क्या कर सकते हैं, ब्रेड वगैरह लाके घर पे आप यूज कर लो, डायरेक्ट यूज हो गया, पहला काम ये हो गया। द प्रोड्यूसर में आल्सो सेल देम, दुकानदार क्या करता है, देखो किसी की अगर किराने की दुकान है तो आटा, दाल, चीनी, चावल तो वो भी खरीदता है ना, लेकिन वो घर पे भी यूज करता है, लेकिन क्या करता है मार्केट में उसको, तो दूसरा काम क्या हो गया, आप उस इंटरमीडिएट गुड्स को मार्केट में दूसरी जगह बेच भी सकते हो, विच इज मोस्ट प्रैक्टिस बिटवीन द इंडस्ट्री।
Company purchase intermediate goods for the particular use in the producing either a secondary intermediate product or in producing the finished product. अब दो चीजें हो जाती हैं बेटा यहाँ पे भी। एक कंपनी ने कोई चीज खरीदी एज अ रॉ मटेरियल, हो सकता है या तो उससे क्या बना देगी, वो फिनिश गुड्स बना देगी, या क्या करेगी वो भी एक क्या बना देगी आगे, फिर एक इंटरमीडिएट या सेमी फिनिश गुड्स बना देगी। रीजंस क्या होते हैं ये समझते हैं हम। अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, देखो क्या हुआ, एक कंपनी लाइट मैन्युफैक्चर करती है, बल्ब, ठीक है। एक गाड़ी वाली कंपनी ने क्या करा, उसको होंडा कंपनी है, उसने दे रखा है कि आप लाइटिंग बना के हमें दिया करोगे। समझना बात जो कह रहा हूँ। अब बल्ब लिया उसने लाइट वाले से, बल्ब उसने लाइट में लगा दिया। अब क्या वो जो लाइट उसने बनाई है वो डायरेक्टली बेच रहा है? नहीं बेच रहा ना। अभी वो किसको देगा, वो होंडा को देगा, होंडा अपनी गाड़ी में लगाएगा, गाड़ी के बाद वो आगे जाके बिकेगी। तो यानी दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस गुड्स का इंटरमीडिएट का दोबारा आप क्या बना सकते हो, एक सेमी फिनिश गुड्स बना दो, जैसे मैंने लाइट का एग्जांपल दिया, ठीक है। या डायरेक्टली क्या हो सकता है कि वो सीधी की सीधा बल्ब ऐसा है, जैसे अब आप घरों में यूज कर रहे हो, डायरेक्टली आपके पास आया, आपने घर पे लगा के यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया आपका फिनिश गुड। तो एक इंटरमीडिएट गुड्स से दोनों चीजें बन सकती हैं, आगे सेमी फिनिश गुड्स भी बन सकता है और एक फाइनल गुड्स भी बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कहता है कंसीडर अ फार्मर हु प्रोड्यूसेस व्हीट। कहता है एक फार्मर है जो क्या करता है बेटा, व्हीट प्रोड्यूस करता है। द फार्मर सेल हिज व्हीट विद द मिलर फॉर ₹100 गिविंग द फार्मर 100 इन द वैल्यू, ठीक है। 100 रुपए में उसने बेचा। द मिलर फर्दर ऑपरेट्स द व्हीट टू मेक फ्लोर। मिलर कौन है, यह बात हो रही है किसकी, जो चक्की वाला होता है बेसिकली। उसने गेहूं ली और गेहूं से उसने आगे क्या बनाया बेटा, आटा बनाया। आटा बनाने के बाद सेकेंडरी इंटरमीडिएट गुड्स, अभी भी उसने फिनिश गुड्स नहीं बनाया, उसने क्या बना दिया, एक और इंटरमीडिएट गुड्स बना दिया। द मिलर सेल द फ्लोर टू द बेकर इन 200। अब उसने बेकरी वाले को वो आटा दे दिया कितने में, 200 रुपए के हिसाब से, एंड गेट 100 इन द वैल्यू। अब उसे भी कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, 100 रुपए। भाई उसने 100 का बेचा था, उसने 200 का बेच के 100 रुपए और कमा लिए। द फाइनल गुड विच इज सोल्ड डायरेक्टली टू द बायर इज द ब्रेड। अब उस आटे की क्या बनी आगे जाके, ब्रेड। द बेकर सेल ऑल ऑफ इट्स 300। उसने मिलाया कितने में, 300 रुपए के हिसाब से बेचा, क्रिएटिंग अनदर 100 ऑफ द वैल्यू। उसने कितनी ऐड कर दी और वैल्यू, 100 रुपए की। द फाइनल कॉस्ट एट विच द ब्रेड इज सोल्ड इक्वल टू द वैल्यू दैट इज एडिड टू ईच स्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज 300। देखो पहले 100 रुपए की थी, फिर दूसरी बार कितने ऐड हुए, 100, फिर तीसरी बार कितने ऐड हुए, 100, तो टोटल मिला के कितने की बन गई अब वो ब्रेड आगे, 300 रुपए की। यानी जितनी एडिशनल कॉस्ट ऐड होती चली जाएगी वही आपकी क्या बनेगी, फाइनल गुड्स की। अब देखो जब मैं नेशनल इनकम निकालूंगा ना बेटा, तो नेशनल इनकम में सीधा ब्रेड की वैल्यू लूंगा 300 रुपए, ना कि मैं आटे की वैल्यू लूंगा 100 रुपए, मिलर की लूंगा, गेहूं की लूंगा। क्योंकि अगर वो वैल्यूज और ये वैल्यूज लेगो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो हमें सीधा क्या लेना है, फाइनल वैल्यू लेनी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। देखिए बेटा, इसके बाद आता है स्टॉक और फ्लो किसे कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। स्टॉक का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो का मतलब होता है पीरियड ऑफ, ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल है, पहले भी मैंने यही वाला दिया था आपको, कि अगर रिसेंट इस टाइम पूछो एक्यूरेट कि हाँ सर आपकी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं, जो भी मेरी पॉकेट में मनी पड़ी है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। इस हफ्ते में मेरे पास कितनी फीस आई, वो क्या हो जाएगा, फ्लो। रीजन, हफ्ता क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, और एक अभी पूछ रहे हो तो ये क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम यूज होगा वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम यूज होगा वो क्या कहलाएगा बेटा आपका। और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज में भी आते हैं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। कहता है स्टॉक इज रेफर टू एनी क्वांटिटी दैट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, whereas flow refers to the quantity that can be calculated over a period of time. Both the stock and flow are interconnected to each other। दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो आज आपने पूछा कितनी है, जो फीस आई होगी आज पॉकेट में होगी, वो हो गया स्टॉक। एक हफ्ते बाद पूछोगे इस हफ्ते में कितनी आई, तो वो सारा स्टॉक मिल गई तो फ्लो बनेगा। तो पूरे हफ्ते में जितनी फीस आई होगी वही तो जाके एक हफ्ते की फीस कहलाएगी ना। तो स्टॉक और ये आपस में क्या होते हैं बेटा, एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। कहता है बोथ द स्टॉक एंड फ्लो आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ कार्स इन द वेयरहाउस ऑफ टाटा एज ऑन 31 मई 2022 इज अ स्टॉक। 31 मई 2022 को कितना स्टॉक था गाड़ियों का। हाउएवर द नंबर ऑफ कार इन द वेयरहाउस ऑफ टाटा ड्यूरिंग 2021 इज अ फ्लो। पूरे साल में कितना स्टॉक था, फ्लो हो गया।
उस पर्टिकुलर महीने में या उस पर्टिकुलर डेट पे कितना स्टॉक था, वो क्या हो गया बेसिकली उसका स्टॉक कहलाएगा। क्लियर है?